अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद मोहम्मद मुशाहिद अनवर और आज मौजू सादात ज़ैदी हज़रत सैयद ज़ैद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ता हज़रत सैयद अहमद जाज़नी रहमतुल्लाह अलैह ता सैयद शाह मोहम्मद मुशाहिद अनवर सालेह जाज़नेरी सालेह एहसानी निज़ाम चिश्ती शत्तारिया कादरी लेकर पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ज़ैद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हज़रत नफ्स ज़किया और उनके बाप के भाई इब्राहिम क़तील ने बिलखसूस अल-मंसूर अब्बासी खुलफा की नींद हराम कर दी थी और अनकरीब था कि वो फरार इख्तियार कर लेता। उसने भागने के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए थे मगर ऐसा ना हो पाया। अल्लाह को मंजूर न था। अगर ऐसा हो जाता तो इन खतूत पर खुलफा राशिदीन के ज़माने में चल रही हुकूमत फिर वापस आ जाती। बहरहाल तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। तमाम नाम नहाद खुलफाए इस्लाम ने सादात की कोशिश के बाद अपने को अपने लिए ख़तरा समझा और उसे मिटाने के दर पे जुल्म व सितम से सादात कराम ख़ुसूसन सादात ज़ैदी को तंग करने लगे। खलीफा हारून रशीद जैसा शख्स जो अपने सलाह मशवरा के लिए बहुत मशहूर था, उसने भी सादात कशी से दरीग न किया। अपने वज़ीर फजल बिन यहिया मक्की को सादात के इस्तेआल पर मामूर कर दिया, जो कि अहले बैत के दोस्त थे और वो ना चाहते थे कि सादात पे जुल्म व सितम हो और वो इसमें हिस्सा बने। लहजा बरमक्की ने सादात की एक बड़ी जमायत को मुंतशर इधर उधर होने का मौका दिया और दिखाने के लिए चंद को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया और ख़र्च सफ़र देकर दूर दराज मुल्क की तरफ जाने का मशवरा दिया। इत्तफ़ाक़न दुश्मनान अहले बैत को पता चल गया कि उन्होंने खलीफा को यह खबर पहुंचा दी और खलीफा ने अहले बैत के एक और शख्स जाफ़र बरमक्की के हवाले कर दिया कि उसे कत्ल कर दे, लेकिन उसने भी उसे छोड़ दिया। इस वजह पर की बिना पर ख़ानदान बरमक्की की तबाही आई। बरमक्की की तबाही के बाद सल्तनत में फितने पैदा हो गए, हर तरफ इंतशार रोनुमा हो गया, माशी बदहाली फैल गई। सादात की ज़िंदगी तो यूँ ख़तरे में थी, ज़िंदगी तंग नज़र आ रही थी। मजबूरन सादात लोगों को अब अपने जद्दी मकाम छोड़कर नए मकाम की तलाश में निकलना पड़ा। सादात कराम ख़ासकर सादात ज़ैदी की नज़र दूसरे ममालिक के अलावा हिंदुस्तान पर भी पड़ी और ख़ासी तादाद ने इस मुल्क को अपना वतन बनाने का फ़ैसला किया। एक गिरोह तो फिल तौर पर हिंदुस्तान के चल पड़ा, लेकिन दूसरे गिरोह ने तवक़्फ़ किया और चंद दीगर मकामात पर ठहरता हुआ आखिर में हिंदुस्तान पहुँचा। और दूसरे गिरोह का सब सिंध कई पुश्तों पर फैला हुआ है। उनमें से एक हैं सादात 12। सादात ज़ैदी का वो गिरोह जो फिल तौर पर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा था। हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के माहौल, यहाँ की रहाइश वगैरह से मुतासिर हुए बिना न रह सका। चंद पुश्तों के बाद उनके दरमियान भी शादी वगैरह में हिंदुओं की रस्में जारी हो गई और बेइल्मी नेज़ हिंदुओं की सोहबत के बाद रफ्ता रफ्ता उन्हें इस्लाम से बेबहरा और किनारा कर दिया। सिर्फ इतना ही बचा कि अपने आप को अरबी नस्ल जानते थे और कुरान शरीफ जो ख़ानदान के तबुर के हैसियत से चला आ रहा था, एक पोथी के मानू समझते थे। जब हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा और सुल्तान नासिरुद्दीन और सुल्तान महमूद गज़नी ने के हमलों ने इस्लाम की शौकत को हवेदा किया,
اور نیز تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلی اور باہر سے آئے مسلمانوں نے تون اختیار کیا تو سلطان قطب الدین ایبک نے استحکام سلطنت اشاعت دین کے لیے افسران مغولین معمور کر دیے جو کربہ کربہ میں پھیل گیا، جو قریہ قریہ میں پھیل گیا۔ جب ان افسران کو سادات بارہ کے حالات معلوم پڑے تو انہوں نے انہیں اسلام سے روشناس کرایا۔ جو حضرت شیعہ حکام کے زیر اثر اسلام سے واقف ہے انہوں نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا، اور جو حضرات سنی حکام کے زیر اثر اسلام سے واقف ہیں انہوں نے سنی مذہب میں اختیار کر لیا۔ بعد کے دور میں بعد میں ان حضرات کے درمیان بڑے بڑے حاکم سپاہی علماء ہوئے۔ یہاں کے دہلی کے تخت پر بھی ان برادران کے دبدبے سے لوگ کانپتے تھے۔ سادات زیدی کا دوسرا گروہ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے حجاز اور شام کے مابین جب ارزق کے نواح میں پہنچا، ایک قربہ میں آباد ہو گیا۔ اس قربے کا نام جازنیر تھا۔ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصوں کے بعد روزگار کی تلاش میں جازنیر سے نکلے اور بغداد جا کر آباد ہو گئے۔ چونکہ یہ حضرات قریہ جازنیر سے نکلے تھے لہذا انہوں نے بغداد کے جس محلے میں مقام کیا اس محلے کا نام بھی جازنیر رکھا۔ جب بغداد میں بھی جازنیری سادات کی تعداد بڑھی، ایک محلے میں رہنا ناممکن ہو گیا تو بہت سارے لوگ وہاں سے بھی رخصت ہوئے۔ کچھ لوگ تو مدینے واپس آ گئے، کچھ لوگ واسط جا کر آباد ہو گئے۔ جہاں خراسان کے دامن بسا ہوا علاقہ واسط کے نام سے موصول رہا، 4 قریوں پر مشتمل تھا۔ بغداد اور بصرہ کے درمیان واقع ہونے کے سبب اس علاقے کا نام واسط پڑا۔ سید عبدالفراہ واسطی ابتدا میں مدینہ میں قیام رکھتے تھے، لیکن عالمان حکومت سے کر آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ عراق کے شہر واسط سے آ کر سکونت اختیار کر لی۔ یہاں کے اقامت کی وجہ سے آپ کو واسطی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ فہم و فراست، تدبیر اور سیاست اور میں شہرت راس رکھتے تھے۔ امیر کوفہ اور رئیس بصرہ آپ سے حکومت ملکی میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد امیر عراق سے شکر رنجی ہو گئی اور آپ اپنے 4 صاحب زدگان سید عبدالفراز، سید معز الدین، سید داؤد، سید ابوالفضائل کے ساتھ واسط سے غزنی چلے گئے۔ سلطان محمود غزنی کی پیدائش میں کی اور آپ کے پوتے سید نجم الدین، سید معیز الدین سے آپ اپنی ایک بیٹی بھی آدی۔ سلطان جب ہندوستان کے مہم پر روانہ ہوا تو سید عبدالفراز واسطی اپنے فرزندوں کے ساتھ آپ کے ہمر کاپت رہے۔ پنجاب فتح کرنے کے بعد محمود غزنوی لوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی واپس ہو گئے، لیکن آپ کے فرزندوں کو سلطان نے سرہند کے قریب قلعہ نور میں جاگیر عطا کر دی۔ لہذا یہ حضرات اپنے جاگیروں میں رہ گئے اور ان کی اولاد 180 سال تک پنجاب میں سکونت پذیر رہی۔ اس کے بعد ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہوئی۔ سید عبدالفراہ واسط لوٹ آئے جہاں 447 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ کبھی واسط کو مستقر بنا کر خلفائے راشدین نے بغداد سلجوکیوں سے بڑی بڑی جنگیں لڑی، یہاں تک کہ آپ وہوا لطیف و سیرا پر فضا ہیں۔ یہاں یہ علاقہ بہت نہایت مردم خیز رہا ہے۔
अबू गालिब मोहम्मद बिन अली बिन खल्फ शादिन दियालों के वरजाज पर मामूर थे। मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अबिल हसन के कर्दस्तान के हाकिम थे। सैयद अबू बकर वास्ती साहब नाम व निशान थे और सैयद अबुल फराह वास्ती साहब इल्म फजल अलगज वासित जाय मद्दम खैज रहा और जैदी साइस्तात का अहम मुस्तक़र रहा। सादात जैदी की एक जमात हुसूल माश और जहाद में शिरकत के गज़ सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के ज़माने में हिंदुस्तान आई। कहते हैं कि यह जमात मजदूरों समेत 107 अफराद पर मुश्तमल थी। ज़िला बदायूं में कस्बा शहसवान से मुश्तमल इस जमात ने एक करबा में सकूनत अख्तियार कर ली। चूँकि ये जमात असना जानेज़ जो कि जबल अरज़क के पास एक करबा या बगदाद के मोहल्ला से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसने अपनी नई जायज़ सकूनत को अपने असली वतन की यादगार के तौर पर जायज़ नहीं रखा। बाद में यह करिया जायज़ से करिया 12 में शामिल हो गया और इसको बसाने वाले रसाला सादात 12 में दाखिल हो गए। कुछ कबल इस ख़ानदान के एक मशहूर शख्सियत सैयद अब्दुल फराज बिन सैयद अब्दुल फराह वास्ती पंजाब के इलाका कलानपुर में सकूनत पज़ीर हो चुके थे और सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस इलाके की जागीर अता कर दी थी। उन्होंने भी अपने सदर मकाम का नाम जाज नहीं रखा, जो बाद में रियासत पटियाला के तहत आ गया। आपकी औलाद 3 पुश्तों तक जाजनेज़ में मुकीम रही। उसके बाद मौजू धरसुल मुंतकिल हो गई, यहाँ 5 पुश्तों तक रही। फिर हज़रत सैयद अहमद जाजनेज़ी और सैयद मोहम्मद जाजनेज़ी अबनान हज़रत बदरुद्दीन ज़ैद मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में दिल्ली चलाए और सादात 12 के रसाला में शामिल हो गए, जिसमें बेहमजद लोगों की खासी तादाद पहले ही से शामिल थी। अलग सादात ज़ैदी की एक शाख हजाज और से शाम और इराक़ होते हुए हिंदुस्तान आई और जहाँ भी काम किया उन्होंने अपने मकाम का नाम जाजनेही के नाम से मौसूम किया। यही वजह कि उन्हें सादात जाजनेही कहा जाता है। सैयद अजीज़ुद्दीन की मौजूदा रसूल में ही मकीम रहे। आपके 2 साहिबजान सैयद बदरुद्दीन ज़ैद और सैयद शेखन हज़रत शेखन और उनकी औलाद सैयद मोहम्मद नवाज़ मीर बख्शी ठट के कब्र धरसूल ही में रही। सैयद मोहम्मद नवाज़ ने मौजू नवाज़पुर पाकिस्तान बसाया। आप सादात नवाज़पुर के मोरिस आला थे। सैयद मोहम्मद ने मौजू जाजनेर से नकल मकानी की और मौजू धरसूला बसे और उनसे लेकर हज़रत बदरुद्दीन ज़ैद तक के ख़ानदान इसी मौजू में आबाद रहा। आज का मौजू मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इसका पार्ट 3 लेकर जल्द हाजिर होंगे। जब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।